हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं आज अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ फर्स्ट। तो मेरा नाम मानसी सिंह है और मैं 3 ईयर से आज पीजीटी कॉमर्स वर्क कर रही हूँ। तो आज हम इस यूट्यूब में इस वीडियो पर आज हम क्या सीखने वाले हैं। एक्चुअली जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना पीजीटी कॉमर्स की, तो उनको ये भी जानना होता है कि पीजीटी कॉमर्स के इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। और जब मैं भी अपने पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहाँ से मैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकूं। और लिटरली आपको नहीं पता होता है कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप ढूंढ रहे होते हैं कि मतलब कोई बता दे कि आप ये टॉपिक पढ़ लो या फिर ये आप कर लो तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं मिला और अभी भी नहीं मिलेगा। लिटरली नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, लेकिन वो सब ना मॉक इंटरव्यूज, एक फेक इंटरव्यूज होते हैं और वो कहीं से भी ना हेल्पफुल नहीं होते हैं। मुझे नहीं लगता, तो मैं कभी उनको देखती नहीं थी। मैं 2-3 सेकंड देखती थी और फिर मैं स्किप कर देती थी, क्योंकि वो नहीं देखने लायक थे। वो बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो जो वीडियोस बन रही है ना, वो जो मॉक वो लोग इंटरव्यूज बना रहे हैं, वो स्क्रिप्टेड है। मतलब वो रियल लगता ही नहीं था। तो मैं चाहती थी कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं एज अ पीजीटी कॉमर्स, और मेरे जो एक्सपीरियंस थे वो कभी कभी मतलब मुझे इतना लेट डाउन करते थे कि नहीं कर पाएगी तू एट दिस एज। लेकिन मुझे करना था। मैं लिटरली कभी भी पीआरटी टीचर नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं डील कर सकती छोटे बच्चों को। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं डील कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने ही सब्जेक्ट में करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी अच्छी एक स्ट्रांग नॉलेज भी थी मेरे सब्जेक्ट में, नो डाउट। तो मैं अपने ही बिल्कुल, आप एज अ फ्रेशर लगते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं पीजीटी कॉमर्स ही लगूं। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करके कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जहां से आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और चाहे कोई छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, मैंने हर जगह इंटरव्यूज दिए हैं। मैंने सिर्फ गवर्नमेंट में और सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं दिए, मतलब मैं प्राइवेट में भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। और जो मेरा जो इंटरव्यूज लेते थे ना, वो कोई एक नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं होती थी। जो इंटरव्यू लेने बैठते थे ना, ऐसा लगता था कि कोई सीए या सीएस उठकर बैठ गया है। मतलब उनका ना ये लेवल होता था। और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि आप भी वही वाली नॉलेज उन्हें दें। मतलब वो चाहते थे कि ये भी मुझसे वैसे ही आंसर्स मुझे प्रोवाइड करे। लेकिन एज अ फ्रेशर ऑब्वियसली आपको सिर्फ इतना ही आता है कि 11th 12th का जो आपका कॉन्सेप्ट होते हैं, उससे ज्यादा आपको अभी नहीं आता है। तो ना, एक चीज ये होती है कि जब आप पढ़ाते हो ना, तो पढ़ाते पढ़ाते, जैसे अब मुझे इतना टाइम हो गया है, तो अब पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे मुझे ये चीजें ना नई नई लगती हैं। जैसे अगर मैं कुछ मास्टर का सुनती हूँ या ग्रेजुएशन का सुनती हूँ ना कोई टॉपिक, तो मुझे नया नहीं लगता है। क्योंकि आपकी जो नॉलेज है ना, वो बार बार जो रिपीट होती है, आप 11th 12th रिपीट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली कब ग्रेजुएशन वाले लेवल पर आ जाते हो और आपको वो चीजें अपने आप याद होने लगती है, आपको खुद को भी नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम इसी के ऊपर एक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सब ये तो हो गया कि मतलब आप, अगर आप आए हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। तो अच्छा देखिए, जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, तो जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले क्या, वो आपसे क्या पूछते हैं, वो यही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना? कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। तो उस, अब वहीं से ही आपका कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा कि आप किस तरीके से आंसर करने वाले हैं। देखिए, ये जो लाइन होती है ना, ये ना आपको रट लेनी है। रट लेनी है मतलब इसमें आपको दिखाना ही नहीं है कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है कि मेरे अंदर किसी तरह की कोई कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर मुझे ये चीजें। आपको करना क्या है, आप देखो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। पहला तरीका कि आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आप बोलना स्टार्ट कर दो कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस दिस दिस। आप बोल के ना उसको आप अपने बार बार प्रैक्टिस करो, तो आप अपने आप धीरे धीरे क्या कहते हैं, सीख जाओगे। दूसरा तरीका क्या है ना भाई, ये आप तब कर रहे हो जब आप अकेले हो। लेकिन अब वो आप 2-3 बार करोगे ना, आपको आ जाएगा, लिटरली आ जाएगा। आपको लगेगा कि अरे वाह मुझे आ गया, लेकिन नहीं, आप अपने आप को सिर्फ अपने सामने थोड़ी चेक कर रहे हो। आपको चेक करना है जब आपके सामने कोई और बैठा होगा,
तब आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? तो उसके लिए ना आपको सेकंड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोशिश करो कि आप सामने किसी को भी बैठाओ, अपने फ्रेंड को बैठाओ या अपने सिस्टर को बैठाओ, अपने पेरेंट्स को बैठाओ और ना बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको जो बोलना है ना आप बोलो कि मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो आप इंट्रोडक्शन दो। आप अपने फ्रेंड के सामने बैठकर बोलो, लेकिन प्लीज बोलो। आप अकेले में ये कोशिश मत करो। अकेले में आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते। अकेले में आपसे आप अकेले हो, आपको नहीं पता है कि आप कंफर्ट जोन में हो एक्चुअली। लेकिन जब आप किसी और के सामने बात करते हो ना तो आपको पता लगता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये मिथ है कि आप मिरर में देख के करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब तक किसी सेकंड पर्सन के सामने नहीं बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में ही देंगे, हिंदी में नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए आप हिंदी में नहीं देंगे। इवन अगर इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि अपने बारे में बताइए तो उन्होंने हिंदी में बोला इट्स ओके, लेकिन आप फर्स्ट लाइन तो कम से कम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस एंड इफ आई टॉक अबाउट माय एजुकेशन। तो उसके बाद अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि पहले तो आप इंग्लिश में ही बोले, उसके बाद अगर आप जंप करना चाहते हैं हिंदी पर तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एक छोटा सा जो मैं बोलती हूँ मैंने वो लिखा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज हाँ अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम इतना होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि जैसे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मानसी एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद अ बीएड डिग्री इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ पीजीटी कॉमर्स टीचर विद अ फोकस ऑफ टीचिंग अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पहला ये उठता है कि हम पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। देखो भाई, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों स्कूल्स में आपको पीजीटी अकाउंटेंसी कोई नहीं लेगा, पीजीटी बीएसटी कोई नहीं लेगा। पीजीटी कॉमर्स ही आपको काउंट किया जाएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाना चाहते हो ना तो प्राइवेट स्कूल में भी ना वो लोग आपको पीजीटी कॉमर्स ही लेंगे। वो आपको पीजीटी अकाउंटेंसी एंड पीजीटी बीएसटी नहीं लेंगे। बहुत लिमिटेड ऐसे स्कूल्स होते हैं जो अकाउंटेंसी और बीएसटी अलग अलग रखते हैं। फिर पता है उन स्कूल्स में क्या होता है? उन स्कूल्स में ना मतलब या तो सेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेक्शन ना 11th 12th में बहुत कम होते हैं। मतलब अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो 5 सेक्शन, 4 सेक्शन, 6 सेक्शन भी होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे ना तो उनके सिर्फ 3 या 4 सेक्शन होते हैं, इससे ज्यादा उनके सेक्शंस नहीं होते हैं। फाइन, तो आपको इसका मतलब जो नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे वो भी कम मिलेंगे, है ना? तो जैसे मान लो कि आप पीजीटी अकाउंटेंसी लगे तो पीजीटी अकाउंटेंसी 11th हो गई एक और एक 12th हो गई। तो आप वो नहीं लेते हैं एक्चुअली, वो नहीं लेंगे क्योंकि वो क्यों देंगे? वो एक को सिर्फ 2 क्लास के पैसे क्यों देंगे वो? तो इसीलिए ना वो पीजीटी कॉमर्स को ढूंढते हैं ताकि वो बीएसटी भी पढ़ा ले और अकाउंटेंसी भी पढ़ा ले। और एटलीस्ट आप चार चार पीरियड तो पढ़ाओगे ना भाई, अकाउंटेंसी 11th 12th और बीएसटी 11th 12th। तो 4 पीरियड पढ़ाओगे तब जाके आपका कहीं फिर उसमें भी ना मतलब ऐसा होता है कि ये जो पीरियड होते हैं ना अभी 6 डेज वहाँ 6 डेज वहाँ ऐसे करके वो लोग अरेंज कर देते हैं। तो वो पीजीटी कॉमर्स को ही लेते हैं एक्चुअली, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। तो आप प्लीज ये फोकस करके मत चलना कि मैं सिर्फ अकाउंटेंसी में ही अच्छा करूंगा, मैं बीएसटी में नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी ना तो मैं क्या देखती थी कि जो हमारी बात होती थी, जैसे हमारे साथ जो हमारे बैठे होते थे इंटरव्यू देने आते थे तो उनसे मेरी बात होती थी तो वो कहते थे कि मैं तो कह दूंगा मुझे सिर्फ अकाउंटेंसी आती है, मुझे बीएसटी नहीं आती है। और बल्कि लिखा होता था कि भाई आप कॉमर्स की वैकेंसी के लिए जा रहे हो तो आप क्यों फिर अकाउंटेंसी लेके जा रहे हो? सिर्फ आपने बीएससी क्यों नहीं पढ़ा है? तो ना आप ये भूल जाओ। आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप अकाउंटेंसी लेके और बीएसटी लेके अकेले आप नहीं जा सकते हो। आपको दूसरा सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आप यहाँ से ये सीख लो। दूसरा दूसरा है कि अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। आप बताएंगे कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ये सबसे इफेक्टिव पॉइंट होता है। यहाँ पर आपको ना ये बताना होता है कि आपने जो डिग्रीज ली है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से ली है। अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो देखो गवर्नमेंट में क्या होता है कि उनको मैटर नहीं करती ये चीजें कि आप कहाँ कहाँ से डिग्री लेकर आए हो। उनको बस ये चाहिए कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए जो एनटीए रिकॉग्नाइज नहीं करता या एनसीटीई रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, और दूसरा अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो ना तो भाई ये तो आप मान के चलो कि वहां पर ओपन यूनिवर्सिटीज के लिए कोई जगह नहीं है।
और मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है कि आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री मत लो, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है, तो मैं तो ओपन से ही कर लेता हूँ। बहुत लोग ना ऐसा करते हैं कि ओपन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं और साथ में ओपन से अपनी पढ़ाई करते रहते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब आ ही कितनी रही है, आप मुझे खुद बता दो। कितनी जॉब्स आ रही हैं, मैं कितने सालों से फॉर्म भरती हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं अब भी एक डी ट्रिपल एस बी में जो अभी नोटिस आया हुआ है बस वो आया है। ठीक है, उसमें कितनी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लो। अब दिल्ली में तो सब आके अब आप ऑल इंडिया लेवल पर इतनी कम वैकेंसीज निकाल रहे हो, तो आपको लगता है कि आपका होगा? इतने इतने अच्छे और इतने एक्सपीरियंस लोग पड़े हुए हैं ना ऐसी जॉब को लेने के लिए। तो मुझे पहली बात तो आपका जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए ना, आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनाओ। आप ऐसी पढ़ाई करो जो आपकी हर जगह काम आए, ऐसी नहीं कि आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फील्ड के लिए पढ़ रहे हो। ये बहुत जरूरी है। जो अभी कर रहे हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, और प्लीज अगर आपको लगता है कि कोई कर रहा है ना ओपन से, तो उसको प्लीज वहीं स्टॉप कर दो। अगर आप पहले से ही जॉब लाइन में हो, आप पहले से जॉब कर रहे हो, आप अर्निंग कर रहे हो, अगर आप तब कर रहे हो ओपन से, तो समझ आता है कि चलो ठीक है, आप आपकी अर्निंग हो रही है और आपको पता है कि आपको इसी फील्ड में आगे जाके कुछ करना है। तो इस वजह से अगर आज आप अपनी ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले रहे हो, तो वो आपको हेल्प कर जाएगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस और आप अर्न कर रहे हो। लेकिन अभी आप एज अ फ्रेशर हो, तो ऑब्वियसली आपकी डिग्री मैटर करती है। आप सिर्फ गवर्नमेंट के बेसिस पर नहीं रह सकते हो, और धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइज होने वाला है। आप मानोगे नहीं, अगर नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ। डीपीएस जैसे स्कूल में भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज निकलती है, वहां पर भी परमानेंट नहीं करते हैं। तो अब आप सोचो कि अगर ये हाल है, तो गवर्नमेंट में आपको कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है? 500 600 ऑल इंडिया लेवल पर। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें ठीक है? नहीं है। तो आप अपने आप को प्लीज इतना कैपेबल बनाओ, आप अपनी डिग्रीज इतनी अच्छे से लो कि चीजें आपको दोनों तरफ बैलेंस करके चले, ठीक है? अब आपने अपनी डिग्रीज के बारे में बताया, जैसे अगर आपको ना ये इंट्रोडक्शन नहीं बताना है, तो आपने सबसे पहले अपने बारे में बताया कि ये मेरे बारे में है। और उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आई कंप्लीटेड माई एम कॉम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी वेयर आई स्पेशलाइज्ड इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। जो भी आपकी स्पेशलाइज्ड एम कॉम होगी, कुछ की होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट में, कुछ की होती है क्या कहते हैं मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो आपको बताना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो होल्ड अ बी ए डिग्री इन फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी होगी विद कॉमर्स एज माई टीचिंग सब्जेक्ट, एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड मेंशन सीटेट और एस्टेट इज क्लियर्ड। अगर आपने कोई सीटेट और एस्टेट क्लियर करा है ना, सीटेट और जो भी आपने क्लियर करा है, एस्टेट क्लियर करा है, तो वो भी आप वहां मेंशन करेंगे कि मैंने क्लियर किया है। ये इसलिए नहीं क्योंकि आप क्या कहते हैं, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है कॉमर्स का। ये इसलिए, ये दिखाने के लिए कि आप कितने केपेबल है और आप कितने डायनामिक हैं। ये आपके ना, आपको नहीं पता कि इंटरव्यू के माइंड में किस तरीके से जाके क्लिक करेगी। तो आपको अपनी पूरी प्रॉपर क्वालिफिकेशन बतानी है, आपको सब बताना है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद आप टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि एज पार्ट ऑफ माई टीचिंग ट्रेनिंग आई completed teaching internship at this school where I taught both accountancy and business studies to students of class 11th and 12th. During this time, I planned lessons, created assessments, and worked to make complex topics easier using real life business examples. इतना बड़ा भी अगर आप नहीं बोल सकते हैं, तो आप इतना भी बता सकते हैं कि as part of my teacher training, I completed a teaching internship at where I taught both accountancy and business studies to students of class 11th and 12th. बस इतना भी आप बता के खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, इंटरव्यूअर ना इतना सुनने के बाद आपको सीधा इतना टाइम वो नहीं देगा। आपने इतना भी अगर आपको टाइम मिल गया ना इंट्रोडक्शन देने का, तो बहुत है आपके लिए, क्योंकि वो सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपको इतना टाइम देगा कि ताकि आप बता सके कि ये मैं बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ। इसके बाद अब उसको पता लग गया कि इसका कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है? अब उसको पता लग गया कि आप बोल सकते हो, आप इंग्लिश आपको आती है और आप कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, इतना उसको पता लग गया है, ठीक है? अब वो बात करेगा आपसे कि अब हम अ मतलब वो पूछेगा आपसे कि आप क्या पढ़ा सकते हो, ठीक है? मतलब वो आपसे ये पूछेगा कि आप अकाउंटेंसी और बीएसटी दोनों पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो, आप किसमें स्पेशलाइज्ड हो, आपको कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। अब वो आपसे ये पूछना स्टार्ट करेगा। ये ना ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है कि वो पूछे आपसे, लेकिन मोस्टली वो लोग पूछते हैं। तो वो मेरे देखो भाई, मेरे जो मैंने कम से कम कितने इंटरव्यूज दिए होंगे, मैंने
अपनी लाइफ में कम से कम 9 या 10 इंटरव्यूज़ मैं अभी तक दे चुकी हूँ और मैं इसीलिए देती थी ताकि मैं अपनी वीकनेसेस पर काम कर सकूँ। ये फेलियर नहीं है कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। इससे मुझे सीखने को मिला, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं हर इंटरव्यू में जब भी मैं इंटरव्यू देकर आती थी, मैं घर आकर तुरंत वो चीज़ें देखती थी कि मुझसे क्या जो-जो क्वेश्चन्स पूछे गए थे, वो मुझे क्यों नहीं आते थे और वो कहाँ से पूछे गए थे। मेरा घर आके यही काम होता था। फिर मैं उनके लिए अच्छे से फिर मैं दोबारा से उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेती थी और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मैं वो सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ करके जाती थी। तो ये मेरा फ़ोकस रहता था कि अगर मुझसे दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे आना चाहिए। ये नहीं कि अब वो तो उसी इंटरव्यू में छोड़ दिया, अब मुझसे जो पूछा जाएगा वो तो कुछ नया पूछा जाएगा। यू डोंट नो कि आपसे क्या पूछा जाएगा। तो बस मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा सर्कमफेरेंस है, इसके अंदर से तो मुझसे पूछा ही जाएगा। ठीक है? चलो। तो वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा सो यू कैन टीच बोथ द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। ये उसका नेक्स्ट लाइन जो होगी वो यही पूछेगा आपसे। अब इसमें देखो दो तरीके अब मैंने बताया ना, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि बीएसटी पढ़ा सकते हैं लेकिन अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा सकते, और कुछ कहते हैं कि अकाउंटेंसी पढ़ा सकते हैं लेकिन बीएसटी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आता है और दूसरा नहीं आता है तो जस्ट क्लैरिफाई दैट। वहीं आप उसको क्लियर कर दो कि मुझे अकाउंटेंसी आता है लेकिन बीएसटी नहीं आता, बीएसटी आता है लेकिन अकाउंटेंसी नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद वो आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जब अगर आपने नहीं बताया, अगर मान लो आपने अकाउंटेंसी बोला कि मुझे अकाउंटेंसी आता है और बीएसटी भी आता है, और उसने आपसे बीएसटी के क्वेश्चंस पूछ डाले, तो आपको तो कुछ आता नहीं है बीएसटी में, तो फिर आप वही मतलब आप समझ लो आप निकल गए, राउंड खराब हो गया आपका, अब आप बाहर हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको क्लियर कर देना है कि मुझे क्या-क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या-क्या नहीं आते हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। आपका झूठ यहीं पकड़ा जाएगा। आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप वैसी इंटरव्यू में बैठे हो तो वो पक्का आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपको इन डेप्थ जानना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए। और आप झूठ बोल रहे हो कि मुझे आता है। आपके आने ना आने से वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो ये देखेंगे कि आपको कितना आता है, ठीक है? तो देखो, अगर आपको मान लो कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना आता है तो आप क्लियरली बोल दो कि नहीं आता है। अगर आपको दोनों आते हैं तो बोल दो कि यस आई कैन टीच बोथ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज कॉन्फिडेंटली। आई हैव टॉट बोथ सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग माय टीचिंग इंटर्नशिप एंड प्रिपेयर्ड लेसन प्लान्स नोट्स एंड असेसमेंट्स फॉर ईच। ठीक है? और अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा नहीं बोलेंगे नो, मुझे नहीं आता। ये नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना है कि एट दिस स्टेज आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन टीचिंग अकाउंटेंसी या फिर बीएससी, जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट है, एज दैट वेयर आई हैव फोकस्ड माय एकेडमिक ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। क्योंकि यहीं पर मैंने क्या किया, अपनी एकेडमिक ट्रेनिंग की है, तो मुझे सिर्फ यही आता है। तो आप इसको वहीं क्लैरिफाई कर देना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि अकाउंटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो भाई, आप 11th-12th को पढ़ाने जा रहे हो, तो आप ये मत सोचना कि वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अकाउंटेंसी एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। नहीं पूछेगा। व्हाट इज जर्नल एंट्रीज नहीं पूछेगा, व्हाट इज लेजर नहीं पूछेगा, व्हाट इज कैपिटल नहीं नहीं पूछेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं व्हाट इज अकाउंटिंग पढ़ के चला जाऊं और मैं ये अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ के चला जाऊं, यही तो जानेगा, वो मुझसे थोड़ी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। वो आपसे ये सब नहीं पूछेगा। आप आज लिख कर ले लो, इनमें से वो कोई भी चीज नहीं पूछेगा। वो पूछेगा आपसे 12th का वॉल्यूम थर्ड, थर्ड बुक है ना 12th की, वो पूछेगा आपसे। वहां से वो क्या पूछेगा आपसे, रेशियो एनालिसिस। जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वो बताओ, हम क्यों निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप सोचो, आप क्लास 12th में ना आप बुक पलटते रह जाओगे लेकिन आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है और ये क्यों निकाला जाता है। मैंने गवर्नमेंट में भी जब दिया था ना इंटरव्यू, वहां पर भी मुझसे यही पूछा गया था कि वहां मुझसे पूछा गया था कि करंट रेशियो क्यों निकाला जाता है, और करंट रेशियो अगर आप निकाल रहे हो तो उसका क्यों निकालने का मतलब पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्यों निकालते हो करंट रेशियो। उन्होंने मुझसे क्लियरली पूछा था। मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं तो सिर्फ 11th-12th पढ़ कर गई थी। वहां ऐसा आता था लेकिन मुझे उतना ही आता था जितना बुक में बताया गया था, लेकिन वो मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है? तो आपको ना ये वाली भी नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है और ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकाला जाता है। ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि ये सारे रेशियो क्यों निकाले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स को नहीं पता होते हैं, लेकिन ये काम आते हैं क्योंकि ये बच्चे को बताना पड़ता है। टीचर्स नहीं बताते कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालना चाहिए या फिर करंट रेशियो क्यों निकालना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं होता।
लेकिन आप उनको नहीं बताओगे ना तो वो रट लेंगे, अगर आप उन्हें समझा दोगे ना तो वो रटेंगे नहीं। ठीक है? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए और वो इसीलिए पूछते भी हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है? और ये कहाँ से आया, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो सकता है ये। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो भरकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भरकर मतलब इतने क्वेश्चंस है ना ग्रॉस कैश फ्लो स्टेटमेंट से कि वो आपसे पूछते चले जाएंगे और आप मतलब आंसर देते देते थक जाओगे, इतने क्वेश्चंस हैं। मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे, वो थर्ड बुक से ही पूछते हैं, उनको पता है कि एक थर्ड बुक ही है जहाँ पे आके टीचर थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, क्योंकि ये ना साल में बस एक बार आती है बुक, और वो भी 10-15 लेक्चर में ये खत्म हो जाती है, मतलब एक एक चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ना वो साल में एक ही बार आती है और वो एंड में आती है, और उसको आप एक बार में पढ़ा के फिर आप उसको दोबारा कभी रिवाइज ही नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर मैं फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की बात करूँ तो वो ना पूरे साल भर ना ऐसे रिवाइज होते हुए चलती रहती है, हाफ ईयरलीज में, यूटीज में। तो वो टीचर को अच्छे से रटी होती है, लेकिन थर्ड बुक टीचर को रटी ही नहीं होती, फॉर्मूले ही नहीं रटे होते हैं टीचर्स को। तो इसीलिए वो थर्ड बुक से ज्यादा पूछते हैं। अब कैश फ्लो में क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? आपने देखा होगा इसमें 2 तरह के एंटरप्राइजेज़ होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। वो वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि फाइनेंशियल में कौन-कौन से अगर मान लो कि डिविडेंड पेड है तो नॉन एंटरप्राइजेज़ जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज़ है उसके लिए कहाँ जाएगा, और जो नॉन फाइनेंशियल है उसके लिए कहाँ जाएगा, ऐसे करके वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको ना ये कैश फ्लो तो पूरा अच्छे से कर लेना है, प्रैक्टिस कर लो, समझ लो। और जैसे मान लो कि आपको ये पूछेगा कि ऑपरेटिंग में क्या-क्या आता है, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या-क्या आता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्या-क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या-क्या आता है। फिर वो पूछेगा कि अच्छा बताओ टैक्स पेड का क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं। और अगर मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड है, वो प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखा होता, बैलेंस शीट के नीचे क्यों लिखा होता है। ये सारी चीजें वो पूछते हैं, वो आपसे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करेंगे, वो आपसे ये सारी चीजें पूछेंगे, और उनको पता है कि अगर मैंने इसके सामने अभी कैश फ्लो का क्वेश्चन रखा ना ये सॉल्व कर देगा। क्योंकि यहाँ तक आप पहुंचे हो, आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप पूरी बुक में सारे क्वेश्चंस देख कर आए हो, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं, वो डेप्थ में जाके ये जानना चाहते हैं कि आप अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बताओगे तो आपको पता है कि नहीं पता है। तो आप ये सोचकर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फिर उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म, कैपिटल अकाउंट ट्रीटमेंट और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना इससे रिलेटेड मैं बताती हूँ। मुझसे पूछा गया था कि मान लो करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आपको बताना है कि कौन से 4 आइटम्स आते हैं, वो आप मुझे बता दो। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो करंट अकाउंट में कौन से 4 आइटम्स आते हैं? पहला ओपनिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आती है, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो आती है। अब आप सोचो, आपको नहीं लगता कि जब अ, अभी तो जैसे आप एज अ पीजीटी कॉमर्स लगेंगे ना तो आपको ना बच्चों का वाइवा भी कराना होता है जो प्रैक्टिकल्स में होता है। तो प्रैक्टिकल्स के टाइम पे जो वाइवा हो रहा होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये मानकर चलो कि आपका वाइवा ही होगा, और आप वाइवा के लिए ही प्रिपेयर हो रहे हैं, और वाइवा में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जाएगा, आपसे आपकी नॉलेज पूछी जाएगी, वो भी किसके रिगार्डिंग, सीबीएसई के बोर्ड के रिगार्डिंग। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप अपने आप को ना क्या लेकर चलेंगी कि आपका बोर्ड एग्जाम है और आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो इंटरव्यूअर होता है ना वो यही देखना चाहता है कि आप बच्चों को बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ना बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको लगाइए। उनको लगाएंगे ना तो आप जो रिटर्न होते हैं ना उस वो भी आप इजीली निकाल पाएंगे, और जो इंटरव्यूज होते हैं वो भी आप इजीली निकाल पाएंगे। वो आपसे क्यों नहीं पूछ रहे, वो आपसे अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि आप बोर्ड के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आपसे वो पूछेंगे ना जो बोर्ड में आने वाला है, जो बच्चों को आपको प्रिपेयर कराना है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, ठीक है? अब देखिए दूसरा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये मुझसे बहुत पूछा था, और जब मैं एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने गई थी ना तो मुझे नहीं पता था कि टाइप्स ऑफ कंपनीज भी वो पूछ सकते हैं। ये है, मैं मानती हूँ ये है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पूछा जाएगा। अब मुझे लगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता है, मुझे बहुत आता है, मुझे सेकंड बुक तो बहुत अच्छे से आती है। सेकंड बुक में तो अब वैसे भी इतना सारा सिलेबस कट हो चुका है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं अब बता दूंगी। अब उन्होंने सेकंड बुक से ही पूछ लिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी तरह की होती हैं। फिर पूछा पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट कंपनीज में कितने मेंबर्स होते हैं। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा।
तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा-सा मत नहीं आता था, ऑब्वियसली मैं बाहर हो गई थी उस राउंड से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। देखो मैं ये बता के खत्म कर सकती थी और आपको मिल भी जाएगा, ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जहाँ पर वो बताएँगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग पढ़ लो, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी पढ़ लो। ये सब नहीं पूछते भई, आजकल बहुत अच्छा खासा लेवल हो चुका है इंटरव्यूज़ का। अब देखिए बिज़नेस स्टडीज़ में वो क्या पूछते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ में भी अब आप खुद सोचो कि अगर आप हम मान लिया कि आपको 11th आता है, और देखो ऐसा नहीं है कि आपको 11th पढ़ के नहीं जाना है, 11th आपको पढ़ना है, लेकिन आपका ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए, 12th पर होना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज में आप क्या क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल मार्केट आपने पढ़ा होगा। फाइनेंशियल मार्केट में टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने तरह की मार्केट होती है, मनी मार्केट होती है, फिर कैपिटल मार्केट होती है। फिर कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। यही पूछेंगे। और ये पूछेंगे कि अब बताओ कि सेकेंडरी मार्केट में क्या 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 कहते हैं, आप कहाँ से फाइनेंस करते हो, और प्राइमरी मार्केट में आप क्या फाइनेंस करते हो, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा। फिर सेबी के फंक्शंस, 3 फंक्शंस होते हैं सेबी के, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। रेगुलेटरी सॉरी, वो पूछेंगे कि रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बीच में आप डिफरेंशिएशन बताओ, कि रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है सेबी का, और प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फिर डेवलपमेंट फंक्शन क्या होता है। ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। पूरा बीएसटी पढ़ लो, पूरा बीएसटी पढ़ लो, लेकिन आपका मेन फोकस इन इन पर होना चाहिए, जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं। ये मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पूछेंगे, अब देखो डिसीजंस लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बहुत सारे डिसीजंस हैं, है ना। वर्किंग कैपिटल डिसीजन है आपका, और क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन है आपका, डिविडेंड डिसीजन है, कैपिटल डिसीजन, ये सारे डिसीजंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इनके ना आप एक एक दो दो फैक्टर्स भी याद कर लेना, जिनकी वजह से ये फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। ये किस लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये रिटर्न में पूछा जाता है, इसलिए, ठीक है। और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से पढ़ लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग में ना जो एक चीज होती है, एक फैक्टर होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जिनको नहीं पता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ लेना, ये बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप बीएसटी प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हो। वो पूछते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम क्यों करते हैं, इससे हमें पता क्या लगता है। अगर हमारा जैसे ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है कि आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो फेवरेबल है कि नहीं है, आप वो निकाल रहे होते हो, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकाल रहे होते हो, अर्निंग पर शेयर आप निकाल रहे होते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसीलिए आप ये कर रहे होते हो। तो ये पूछता है, ये वाला इंटरव्यू इस टॉपिक के बिना ना बीएसटी को सिलेक्ट ही नहीं करेगा। बीएसटी में ये तो मस्ट है कि ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलो, अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड, ये दो जो कंज्यूमर राइट होते हैं ना, इनके बीच में ना बहुत से लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता होता, और वो यहीं फंस जाते हैं। जैसे राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू बी हर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है, अब आप उसके लिए क्या लेना चाहते हो, आप उसके लिए कोई क्या कहते हैं, जो आपका जिससे आपने सामान खरीदा था, आप उससे कोई कंपनसेशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो आप उसको जाके बोलोगे कि या तो आप मुझे कंपनसेशन दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपके खिलाफ कोई जाके केस दर्ज कराऊंगा। इसको कहते हैं राइट टू बी सीक रिड्रेसल, मतलब जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है उसके बदले में रिड्रेसल मिलना, मतलब मुझे सोल्यूशन चाहिए। और राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर वो आप सेलर आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो उसे कहते हैं राइट टू बी हर्ड, मतलब आपको कंप्लेन सुननी पड़ेगी, इसको कहते हैं राइट टू बी हर्ड। इसके बीच में कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को। फिर कंज्यूमर फोरम क्या होते हैं, एनजीओ का रोल क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आप पढ़ लेना, ठीक है, ये भी पूछते हैं वो लोग। तो ना मतलब आप ये मानकर चलो कि आपको चाहे सब कुछ आता हो, आपने सब रीड कर लिया, आपको सब पता है, लेकिन इनके बिना आप मतलब नहीं पढ़ सकते हो। और हाँ, एक और चीज, ये तो हो गया जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अगर इसके अलावा आप जानना चाहते हो ना कि मतलब क्या क्या रिटर्न में पूछा जाता है, तो आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ रिटर्न एग्जाम्स ऑल्सो। तो मुझे ना एक आइडिया हो गया, कि एक पता लग गया कि अच्छा ये वाला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपने कुछ सीखा है, इंटरव्यू में आपको हेल्प हुई, और अगर इस वाली वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई इंटरव्यू क्लियर होता है, तो प्लीज मुझे आके जरूर बताना कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है। आई होप कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी अकाउंटेंसी से, बीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं।
और अगर आपको वैकेंसीज़ दिल्ली एनसीआर में जो स्कूल्स में वैकेंसीज़ निकलती हैं, अगर आप उनकी अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली बेस पर यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसीज़ को अपलोड करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।